दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये है बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दूसरा सेट। हमने 25 सेट की बात की है, टोटल 25 सेट को लेकर के बात करेंगे। पटना से बहुत ही बड़ी अगर हम पब्लिकेशन की बात करें, वहाँ से प्रकाशित आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं आपके साथ में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर 120 क्वेश्चंस का ये दूसरा सेट है आपका, जिनको लेकर के हम बात करेंगे। कुछ भी अच्छा लगे तो बाकियों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और सवालों की अगर हम बात करें तो पहले सवाल में आप देख पा रहे होंगे, इसमें इन्होंने पूछा है कि 1759 ईस्वी में वेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। अगर हम वेदरा के युद्ध को लेकर के बात करें, उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था। मतलब डचों की हार हुई थी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता इनमें से कौन है। तो हम आपको बता दें, जब हम बात करते हैं आपके गरम दल को लेकर के, नरम दल और गरम दल आपने नाम सुना होगा। गरम दलों में लाल बाल पाल का नाम आता है, साथ में एक और नाम जुड़ा हुआ है। शुरुआत में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता रही, बाद में कई बार जेल गए और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं संन्यास धारण कर लिया। अरविंदो आश्रम की स्थापना की कहाँ पे, जब हम पांडिचेरी की बात करते हैं। तो इसमें जो नाम देखने को मिलेगा, दूसरे का जो आंसर होगा आपका वो डी होगा। एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें हमसे पूछा है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम कब देखने को मिलता है, एक जब हम वैश्विक पटल की बात करें तो 1893 में शिकागो में आयोजित जो धर्म संसद था, वहीं से कहीं ना कहीं जब हम भारत को लेकर के बात करते हैं। और वहां पर क्या था, जब हम विश्व को हिंदू धर्म संस्कृति से जो परिचित कराने को लेकर के जो नाम देखने को मिलता है, उसमें जो नाम आता है उसमें स्वामी विवेकानंद जी का ही नाम देखने को मिलता है सबसे प्रमुखता से। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब यहां से बी हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन में कहते हैं, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये बात जान लीजिए कि जब हम अंग्रेजी में अनुवाद को लेकर के बात करते हैं तो किस तरीके से अनुवाद हुआ था। वो था आपका भागवत और फिर डैश करिएगा, भागवत डैश के बाद है गीता या कृष्ण और अर्जुन के संवाद, इस रूप में जो है वो प्रकाशित हुआ था। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रकाशन को लेकर के तो चार्ल्स विल्किंसन का नाम आता है। किसका, तो सही जवाब यहाँ से आपका बी होगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था। ये सब्सिडायरी अलायंस की बात करें तो 1798 से लेकर के 1800 ईस्वी की बात है। शुरुआत को लेकर के बात करें तो जो शुरुआत देखने को मिलता है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, वो है आपका हैदराबाद के निज़ाम से। इसी के क्रम की बात करें कि हैदराबाद के निज़ाम तो सबसे पहले थे, उसके बाद किसका किसका नाम आता है, तो मैसूर का नाम आता है। हैदराबाद के बाद तंजौर होगा, अवध होगा, पेशवा, बरार और सिंधिया। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, बरार है और सिंधिया है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में आपसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसके पहले कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं 34वीं बटालियन आपका बैरकपुर छावनी बंगाल, मंगल पांडे जी का नाम देखने को मिलता है। लेकिन एक जो विधिवत शुरुआत की जो तिथि है वो आपकी 10 मई 1857 मेरठ है। ठीक है, अब इसमें 57 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता को लेकर के बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है वो टी.आर. होम्स का था। नोट करिएगा। जब हम डब्ल्यू. टेलर और जेम्स ऑटरम की बात करें, मतलब इन दोनों लोगों की अगर हम बात करें तो इन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था। ठीक है, वही जब हम L.R. रीस की बात करते हैं, जो इस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्होंने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति, तो जब हम बात करते हैं कराची सेशन, कराची अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और हम आपको बता दें बाद में वही चीज़ कराची संकल्प के रूप में जाना गया। 1931 में कराची सेशन हुआ था। सही जवाब आप 7वें का डी लगाइएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्षा मिली थी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्षा, एक होता है भारतीय महिला। अगर हम अध्यक्षा को लेकर के बात करें तो पहली कौन थी। तो जब हम बात करें 32वां सेशन जो कि 1917 में कलकत्ता में हुआ था, कौन सा, ये आपका 32वां सेशन है जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था 1917 में। इसकी अध्यक्षता कर रही थी श्रीमती एनी बेसेंट। वहीं जब हम 40वें अधिवेशन की बात करते हैं जो कि कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कर रही थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू जी। तो दोनों याद रखिएगा, 32वां
1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट। वहीं 40वें अधिवेशन को लेकर के बात करें कानपुर में आपका, उसकी अध्यक्षता थी प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी। आगे चलते हैं, देखिए ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है इसलिए कि कंफ्यूज करे आपको, ठीक है। आपसे कहते हैं निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम जो है यहाँ पर दिया गया है, तो इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित होगा। कहते हैं कोट का प्रयोग करें और सही युग्म को चुनें, तो इसमें जो सही होगा वो आपका पहला होगा और हम आपको बताए दे रहे हैं, यानी कि पहला और दूसरा है इसमें करेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्या इनकरेक्ट है वो भी जान लीजिए जरा यहाँ से। देखिए जो मित्रन करके है सुब्रमण्यम अय्यर का है, अमृत बाजार पत्रिका की अगर बात करते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका में दो लोगों का नाम आता है, एक शिशिर कुमार घोष जी का नाम है, दूसरा मोतीलाल घोष जी का है। तो इसे नोट करिएगा, एक और नाम शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अब जो यहाँ पर सुधारक पत्रिका लिखी है, जब हम इस सुधारक समाचार पत्र को लेकर के बात करते हैं तो सुधारक किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। वॉइस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया किसका है, दादा भाई नौरोजी जी का है, ठीक है। जैसे हम इंडियन मिरर की बात करें तो इंडियन मिरर एन सेन का है। केसरी मराठा पत्रिका की बात करें तो किसका है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। इसे नोट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, नदियों की सफाई, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के बात करें, ठीक है, बीमारी से मुक्त रखने को लेकर के बात करें, अगर हम देश को स्वच्छ रखने को लेकर के बात करें, ये सब उद्देश्यों में देखने को मिलता था। और ये कला महोत्सव इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया। आंसर दिल्ली लगाइएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ था। ऑप्शंस दिया हुआ है, आप भी कोशिश करिए यहाँ पर चुनने की, तब तक हम कुछ इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेंगे। लॉर्ड कर्जन है, विलियम बेंटिंग मैकाले और लॉर्ड मिंटो का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जरा गौर करिएगा, जब हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो कर्जन ने शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के स्तर और अनुशासन में जो गिरावट थी, जितनी भी चीज़ें वो ऐसे में हुई उनको गंभीरता से लिया। 1902 में देश में विश्वविद्यालय आयोग जो वाली बात हुई वो इन्हीं के द्वारा देखने को मिली। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय इनमें से कौन था। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि जो आक्रामक नीति वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उनमें ये समय जो है 1876 से 1880 के समय में लॉर्ड लिटन का समय देखने को मिलता है। किसका था, लॉर्ड लिटन का। एक चीज़ याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में चार्टर एक्ट आया। उस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल का पद होता था वो वायसराय हो गया। तो 58 के बाद जो भी आए उन्हें वायसराय कहा गया। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो रानी विक्टोरिया ने लॉर्ड लिटन को दी थी, इन्हीं के समय की बात है, इसे भी जान के रखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया। देखिए जब सती प्रथा पर रोक को लेकर के बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम ब्रह्म समाज 1828 में जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, उनका नाम प्रमुखता से देखने को मिलता है। इसमें क्या था, पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की बात राजा राम मोहन राय जी ने की थी शुरुआत में 4 दिसंबर 1829। ये समय था जब मोहन राय जी की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा संबंधी निषेध कानून निकाला था। 1829 लगाइएगा यहाँ पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किसके संदर्भ में हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। शुरुआत कहां से होती है, कांग्रेस के 2 नेता गिरफ्तार कर लिए गए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन्हीं को छुड़ाने को लेकर के पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित हुई थी। माइकल ओ डायर के कहने पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें आपने देखा कितना बीभत्स जो है ये कांड जो है वैसे में देखने को मिला 13 अप्रैल 1919। और यहाँ पर जो भारतीय थे, जो क्रांतिकारी थे, जो भारतीय थे, उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून के नाम से इसे हम जानते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करें तो सही जवाब आपका डी होगा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहाँ से शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी तक जो है वो दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। किस लिए था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। उसी नमक कानून को तोड़ने के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो साबरमती लगाइएगा, यानी कि 15 का आंसर आपका सी होगा। 16 नंबर में है
स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो अरविंद घोष जी का नाम है, बनर्जी जी का नाम है, यहाँ पर लाला लाजपत राय का नाम है, बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें जो नाम आएगा वो अरविंद घोष जी का आएगा। यहाँ पर सही जवाब आप पहला लगा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? सिंगापुर, जर्मनी, जापान और रूस लिखा हुआ है। तो ये जो समय था 1942 का समय था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय सहायता से किसकी सहायता ली थी? जापान की सहायता ली थी और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो द्वारा एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो ये भी नोट करिएगा। और ये जो समय है, जर्मनी से आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी 1942 में। ठीक है, आगे है यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अली शौकत अली और सरदार पटेल जी का नाम लिखा हुआ है। तुर्की में खलीफा को पदस्थ कर दिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। खलीफा कौन होते थे? धर्मगुरु की बात की जाए तो अपने धर्मगुरु को पदस्थ करना, ऐसे में कहीं ना कहीं जब हम मुस्लिमों की बात करते हैं उन्हें रास नहीं आया और उसका प्रभाव भारत तक देखने को मिला। और इसमें जो नाम आता है मोहम्मद अली और शौकत अली का, इन्होंने इसीलिए खिलाफत, किसका खिलाफत? अंग्रेजों का खिलाफत, जो वहाँ पर खलीफा को हटा दिया। महात्मा गांधी जी ने भी इनका ऐसे में साथ दिया था, इस आंदोलन में वो सहयोगी थे। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा है क्या कि कांग्रेस ने आंदोलन का ऐसे में समर्थन किया, महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की जो है वो मांग की थी। जब हम बात करते हैं, चूंकि ये घटना कब की है? 1919-1920 के ड्यूरेशन की। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो अगर हम इस्तीफे को लेकर के बात करें तो हुआ ये था कि कांग्रेस के बुद्धिजीवियों की बात की जाए और गांधी जी के बीच कुछ मतभेद जो है ऐसे में शुरू हुए और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था 1934 में। 1934 यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, आपसे कहते हैं कि इस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में पहला विभाजन जो है वो देखने को मिला। तो नरमपंथी और गर्मपंथियों को लेकर के बात की जाए, जैसा कि लाल बाल पाल की बात करते हैं, कुछ आपके गर्मपंथी भी थे, कुछ आपके नरमपंथी भी थे। सूरत सेशन हुआ था आपका 1907 में और स्वदेशी आंदोलन 1906, 1907 उसी के ड्यूरेशन में। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में जो है जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं, ये उसी के ड्यूरेशन की बात है। और ये जो विभाजन पहला देखने को मिला वो स्वदेशी आंदोलन का था। तो समय यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? जो है स्वदेशी आंदोलन का लगाएंगे। करेक्ट आंसर लिखिएगा सूरत स्प्लिट, याद रखिएगा 1907 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो समय था उस समय 1925, 1925 का समय। बारदोली एक तालुका थी गुजरात में। ठीक है, एक हम यूँ समझिए जैसे हम ब्लॉक प्रकार का बात कर लेते हैं, एक जिला प्रकार का बात कर लें, तो उस समय बाढ़ और अकाल से पूरी तरीके से पीड़ित था बारदोली। फसल को लेकर के बात करें, चूँकि उसी पर डिपेंडेंसी थी, नुकसान काफ़ी कुछ हुआ था। फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके थे किसान। तभी इस आंदोलन की शुरुआत जो है बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1928 में। ठीक है, नाम आप जानते होंगे किसका नाम आता है इसमें। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में। तो जो समय है 1928 लगाइएगा यहाँ पे। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 21 सवाल हो चुके हैं। 22 नंबर में देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, मिलान करने को लेकर के पूछ रहे हैं कि इनमें से सही मिलान कौन सा होगा। ठीक है, तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि अभी मैं डिटेल में भी बता दूंगा। आप जो मिलान सही करिए, इसमें जो आंसर लगाइएगा वो ये बी वाला लगाइएगा। ठीक है, मतलब 1 का सी, यानी हड़प्पा की बात करें तो उसमें दयाराम साहनी जी का नाम आता है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, वर्ष 1921। ठीक, मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे आपका 1922 समय था और आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी जी का नाम आता है। ऐसे अगर हम कालीबंगा को लेकर के बात करें, घग्घर नदी के किनारे 1959, इसमें वत्स महोदय और बीबी लाल का नाम आता है। ठीक है, जैसे आलमगीरपुर लिखा हुआ है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी गाजियाबाद आप जानते होंगे ना अच्छी तरीके से, हिंडन नदी के किनारे 1958, इसमें वाई.डी. शर्मा का नाम आता है। ठीक है, जैसे धौलावीरा की बात करें तो ये आपका मानहर और मासर नदी के किनारे था, या कहीं कहीं मादर लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा 1990, 1991, और इसमें बिस्ट का नाम आता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था?
अब जब अजात शत्रु की बात आती है तो बिंबिसार का नाम आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बिंबिसार कौन था? इनके पिताजी थे। अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था अजात शत्रु। कहते हैं मगध का एक प्रतापी राजा। किसे? अजात शत्रु को। आप समझ रहे हैं, पितृहंता प्रतापी राजा। आगे कहते हैं यहाँ पर अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था और बिंबिसार ने इसकी स्थापना किसकी? हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में की थी। तो ये याद रखिएगा 544 बीसी का समय था और जो हर्यक वंश है उससे संबंधित। आगे चलते हैं इसमें। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या था? मौर्य काल की जब बात आती है, ध्यान रखिए, जब हम संस्था और संचारी की बात करें तो घुमक्कड़ों के वेश में, भिखारी के वेश में, सन्यासी साधु के वेश में क्या होता था? जो गुप्तचर होते थे वो भ्रमण करते रहते थे। तो संस्था का मतलब हुआ कि सार्वजनिक स्थान पर रह करके काम करना, वो संस्था की बात हो गई। और संचारी का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के काम करना। और ये क्या करते थे? कौन होते थे? रॉ के एजेंट होते थे। हाँ बिल्कुल, रॉ के एजेंट यानी जासूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में आपका क्या है? गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत 25 नंबर क्वेश्चन में जो नाम देखने को मिलता है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी और इसमें नाम जो है वो आता है किसका? पर्णदत्त। ध्यान रखिएगा, पर्णदत्त का नाम इसमें जो है वो देखने को मिलेगा, यानी जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? पहला। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण जो है उसे प्राप्त था? तो अश्वघोष की बात आती है, आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति याद होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और वासुमित्र जो है एक विद्वान थे, उन्हीं के दरबार में, उन्हीं की अध्यक्षता में कहीं ना कहीं ऐसे में चीज़ देखने को मिली। हम आपको बता दें कनिष्क के शासनकाल में ही ये अश्वघोष का नाम जो है वो देखने को मिलता है। तो आंसर यहाँ पर क्या लगाइएगा? पहला। जब हम कनिष्क के बारे में बात करते हैं तो कनिष्क में क्या कुछ है, जैसे नाटककार, कवि, दार्शनिक, वक्ता, सभी में उनका नाम जो है ऐसे में देखने को मिलता है। तो साथ में जो कनिष्क थे उसमें कुछ और विद्वानों का भी नाम आता है उसी के ड्यूरेशन में, जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपने चरक का नाम सुना होगा, नागार्जुन का नाम सुना होगा, वसुमित्र का सुना होगा और अश्वघोष, ये सभी उसी के समय के हैं। सर्जरी का जनक यानी कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत हैं, वसुमित्र हैं, चरक बोला हुआ है, यहाँ पर शौनक करके लिखा है। तो अगर हम प्लास्टिक सर्जरी या चिकित्सा के जनक के बारे में बात करते हैं, एक ग्रंथ लिखा गया सुश्रुत संहिता, किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा। तो बस नोट कर लीजिए, आपका जो सही जवाब होगा वो सुश्रुत होगा। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति की बात होती है, तुरंत लगा लीजिए, ये आपका मनु के जो नियम हैं, हिंदू की बात करें, हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र साहित्यिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और ये आपका 28 का आंसर जो है वो बी होगा, सामाजिक व्यवस्था से। आगे दिया हुआ है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? भद्रबाहु, मैलिसन, हेमचंद्र और नागार्जुन। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रचना की गई थी संस्कृत और प्राकृत भाषा में की गई थी, ठीक है, और 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें जो नाम आता है वो किसका आता है? हेमचंद्र सूरी का नाम। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल में आपसे कहते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध जो है वो किससे है? ज्योतिष है, कानून है, अर्थशास्त्र या चिकित्सा? अब जरा गौर करिएगा, जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो चरक और सुश्रुत का नाम जो है वो प्रमुख चिकित्सकों में देखने को मिलता है। एक नाम और ऐड कर लीजिए, वो है वाग्भट का। तो वाग्भट द्वारा जो लिखित अष्टांग संग्रह है उसका संबंध किससे है? उसका भी संबंध आपका चिकित्सा से ही है। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, सुश्रुत संहिता सुश्रुत की पुस्तक है, और वाग्भट जो है वो किसका है? वाग्भट द्वारा लिखित वो है अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, एकता प्रणाली की बात करें, देखिए एकता का मतलब क्या होता है। जब बात करें इस प्रणाली का जो एक ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य था, भारत में इक्तेदारों द्वारा कृषि कर को एकत्रित करना, ठीक है। इक्तेदार क्या करते थे? जो भी टैक्स होता था आपका एग्रीकल्चरल टैक्स, उसको जो है कलेक्ट करने का काम करते थे। तो दिल्ली सल्तनत के शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, ध्यान रखिएगा नाम किसका आता है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश का नाम आता है। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इजारा प्रणाली क्या होती है, अब ये भी यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। तो इजारा प्रणाली क्या था? साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें सुधार के लिए इजारा प्रणाली जो है वो शुरू किया गया था। तो जहांदार शाह ने जो है उसने जजिया को भी
समाप्त किया था, इसका समय जो है 1712 से लेकर के 1713 तक देखने को मिलता है। किसका? जब हम जहांदार शाह की बात करते हैं, ठीक है। और इसी समय जो है क्या होता था आपका, जो ये जो जजिया की बात करें समाप्ति और जो इजारा प्रणाली की बात करें, ये दोनों ही चीज़ें वहीं से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। यहाँ पर चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। आपसे कहते हैं कि किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। देखिए पुष्टि मार्ग के बारे में बोला हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का नाम है, रामानंद का नाम लिखा हुआ है, वल्लभाचार्य का नाम लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अगर हम पुष्टि मार्ग की बात करें 33 नंबर में, तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ से लगाइएगा वल्लभाचार्य। क्या लगाएंगे? वल्लभाचार्य लगाएंगे। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को, ये तुरंत नोट करिएगा, 1957 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब हम बात करते हैं ये मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में पड़ेगा, वियना ऑस्ट्रिया। आगे यहाँ पर सूची के मिलान को लेकर के बात की हुई है कि सूची का मिलान करिए, कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय पशु क्या है। तो आप जरा अगर मिलान को लेकर के बात करें तो ये बात आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उसका कंगारू हो जाएगा। आप भारत की बात करते हैं तो भारत में आप बाघ लगा देते हो। फिर बात आती है कि बाकी दोनों का क्या। ऐसे में जापान का लगाइएगा आइबिस, जापान का क्या है? आइबिस है। और जब हम कनाडा की बात करते हैं तो वो है गंजा ईगल, ठीक है, बाल छिलवाया हुआ ईगल, समझ रहे हो कि नहीं? तो कनाडा का क्या हो जाएगा? गंजा ईगल हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपसे कहते हैं रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? तो वो मैगिनॉट रेखा है। क्या है? मैगिनॉट रेखा। जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हिंडनबर्ग रेखा बोलते हैं, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर जो मेन रहीम है वही बचा आपका, तो रूस और फिनलैंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन में है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात करें, ऐसे में भारतीय स्टॉक UTI है ना दिया हुआ है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है, SEBI यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और IRDAI करके होता है, IRDI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जब हम BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी और साथ में जब NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये किसके द्वारा विनियमन होता है? SEBI के द्वारा होता है। एक और क्वेश्चन में आपसे कहते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस साल की गई? देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब? 1969 में। लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हो गई थी वो कब हो गई थी? तो यहाँ से आप 1962 लगाइएगा, ठीक है। आगे आपसे देखिए विज्ञान के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। 39 से आपसे कहते हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? जब हम फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात करें तो दोनों में कौन सी चीज़ें होंगी? ये सवाल अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, आपने कई सारे टेट एग्जाम में भी आपने देखा होगा। तो वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आपका सही जवाब डी होगा। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। देखिए पेडागोजिकल इश्यूज़ के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। आपका EVS आपके सेक्शन में दिया हुआ है, तो EVS का मतलब आपका EVS जो कंटेंट है वो तो है ही है, साथ में पेडागोजिकल चीज़ें भी हैं। तो पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? कि मीनिंगफुल मटेरियल से होनी चाहिए, मतलब ऐसा मटेरियल हो जिसका कोई मतलब निकल करके आए, जिसका कोई अर्थ निकल करके आए। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 का डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं। इस सवाल में कहते हैं कि परिपक्व विद्यार्थी होते हैं जो मैच्योर प्रकार के स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं? तो आपने लेटर चाइल्डहुड 12 साल के बाद देखा होगा, कहीं ना कहीं परिपक्व वाली अवस्था जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। आपने देखा होगा 15, 16, 17 साल के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं। तो ये जो आपका एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है ना, भावनाओं की सहायता लेते हैं, भावनाओं की सहायता। ये जो इमोशंस वाली बात होती है ना कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेना, ये चीज़ यहाँ पर जो है जो परिपक्व विद्यार्थियों की बात होती है। यानी जो आपसे यहाँ पर 41 पूछा हुआ है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता, तो आप इसमें सी लगा दीजिएगा, ठीक है। 41 के बाद 42 पर चलते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अभी देखिए मधुमक्खी पालन की बात की हुई है तो बहुत ही फेमस, क्योंकि क्या है ना कि जब हम बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं उसके हिसाब से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अनुकूल होता है। और ये जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का समय है। यानी कि जो आपका यहाँ से आंसर होगा वो 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया था? दिल्ली है, जयपुर है, भोपाल दिया हुआ है, इंदौर दिया हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो आपका है इसे नोट करिएगा, चूंकि देखिए
इसमें क्या था, मुख्य अतिथि को लेकर के बात करें तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। साथ में विशिष्ट अतिथि में जो नाम आता है वो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम आता है। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था इसका आयोजन कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? तो अगर हम इस चालू वर्ष को लेकर के बात करें तो इसे हम मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो सही जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आप सी लगा दीजिएगा यहाँ से, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 45 की अगर हम बात करते हैं जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये जो इसमें नाम है, सबसे पहली चीज़ क्रिस हिपकिंस का नाम आएगा। तो सही जवाब सी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये नोट करिएगा। वर्तमान में अगर हम एंथनी अल्बनीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के, और जॉर्जिया के जो है वो आपके मेलोनी, इटली के जो है जॉर्जिया मेलोनी जो है वो कहाँ के, इटली के प्रधानमंत्री हैं। फिर से सुन लीजिए, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के हैं, इटली के हैं। वहीं जब हम बात करते हैं एंथनी अल्बनीज़ की, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। हिपकिंस का नाम जो मैंने अभी आपको बोला, उनका नाम जो है देखने को मिलता है यहाँ से आगे। अच्छा, जेसिंडा अर्डन क्या है यहाँ पे, इनके त्यागपत्र के पश्चात ही जो है वो क्रिप हिपकिंस जो है वो जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं। फिर पूछते हैं प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो 46 की हम आपको बता दें, यहाँ पर यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के लिए दिया जाता है। किसके लिए? नोट करिए, वास्तुकला के लिए दिया जाता है, और इसमें नाम आएगा डेविड एलन चिपरफील्ड का। करेक्ट आंसर बी होगा। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और जोधपुर दिया हुआ है। तो ये जो 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद कैंट। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? गुजरात, अहमदाबाद लगाइएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प इनमें से कौन सा है? अब सही विकल्प को यहाँ पर चुनने की बात की है 48 को, ध्यान रखिए। तो हम एक एक करके सबको बता देते हैं क्या कुछ सही होगा इसमें। जैसे त्रिशूर पूरम उत्सव है, तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसको पतला ही कर लेते हैं। तो ये आपका कहाँ पे होगा? ये केरल में होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम खारची उत्सव की बात करते हैं तो खारची उत्सव मणिपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। वहीं तोरगिया उत्सव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हमारा जो करेक्ट होगा वो यही वाला है। और जब हम परशुराम कुंड महोत्सव की बात करते हैं तो ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। तो त्रिशूरपुरम कहाँ हो गया? केरल। अगर हम खारची की बात करते हैं त्रिपुरा, तोरगिया की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा है? तो WHO की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO ने जो लक्ष्य रखा है वो 2030 है, लेकिन जो भारत ने रखा है वो 2023 है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ से पहला होगा। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA, ये आई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के आपके अध्यक्ष के रूप में पूछा है कि कौन होगा? तो इसमें जो अध्यक्ष का नाम आएगा वर्तमान में देबाशीष पांडा का नाम आएगा। किसका नाम है यहाँ पर? करेक्ट आंसर बी लगा लीजिएगा। एक अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है और इच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो अगर मस्तिष्क को लेकर के बात करें, यहाँ पर जो आपसे पूछा है सेरिबेलम भी होता है, सेरिब्रम होता है। इच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण और इनमें जो काम देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा? करेक्ट आंसर आप यहाँ से बी लगाइएगा, सेरिबेलम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उसमें इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होगा? देखिए, आपने शिराओं का भी नाम सुना होगा, आपने धमनी का भी नाम सुना होगा, आप हार्ट भी जानते हो, शिराएं धमनी रक्त से संबंधित रक्त के प्रवाह से, ठीक है। हृदय की बात करें वो भी आपका हार्ट में आप 4 चैम्बर्ड पंप होता है, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। ब्लड की बात करें, बस इसमें बड़ी आंत का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से जो बड़ी आंत लिखा हुआ है इसे ही आप हटा दीजिए। आगे चलते हैं, सरसों किस कुल का पौधा होता है? तो आप चाहे शलजम की बात करें, चाहे मूली की बात करें, चाहे आप सरसों की बात करें, इनका जो संबंध होगा वो किससे होगा? इनका संबंध होता है क्रूसीफेरी से। तो सही जवाब यहाँ से आपका पहला होगा। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह जो है वो देखने को मिलता है?
पहला दिया है XX, XY, YY और XXY करके। आपने अक्सर देखा होगा जब हम बेबी बॉय की बात करते हैं, है ना, लड़का पैदा नहीं हुआ तो घर के बड़े बुजुर्ग या जो भी हैं वो किसको दोषी ठहरा दिए, जो लेडी है, जो औरत है, उसे ऐसे में दोषी ठहरा दिए। जबकि दोषी वास्तव में होता कौन है? जो जेंट्स है, जो मेल होता है वो होता है, क्योंकि उसी में गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। कौन से? ये वाले, माफी चाहेंगे, ये वाले XY। और XY का मतलब ही होता है मेल, बॉय कहीं ना कहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा जब हम इस 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका C हो जाएगा। आगे चलते हैं। पौधों में लचीलापन किस टिश्यू के कारण होता है? तो जो पौधों में लचीलापन हमें देखने को मिलता है, इसे आप नोट कर लीजिए, चूँकि यांत्रिक सहायता प्रदान करना है ना, लचीलेपन से जब टूटे वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं हेल्प देना, ऐसे में ये सारा काम जो है वो कोलेनकाइमा करता है। कौन करता है? कोलेनकाइमा। आगे चलते हैं। इसमें कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? सेल में सबसे मैक्सिमम रूप से जो देखने को मिलेगा, तो सेल में जो पाया जाता है वो आपका यहाँ पर वाटर लगाइएगा, जल लगाइएगा। 56 का आंसर B होगा। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा है? अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें आपका जब हम ब्रोंचियोल्स की बात करें, ब्रोंकाई है, आपका श्वास नली हो गया, है ना, नाक की बात करें, ग्रसनी की बात करें, कंठ नली की बात करें, फेफड़े हो गए, ये सभी इसके हिस्से में देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ से जो आपका सही जवाब होगा वो D होगा। आगे इसमें दिया है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पढ़ा हो तो आइंस्टाइन की जब हम बात करते हैं, उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और जब हम सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें, उसमें कहा है कि समय निरपेक्ष, उसमें कहा इन्होंने कि समय निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि पर्यवेक्षक की गति के सापेक्ष है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब समय निरपेक्ष नहीं है यानी कि समय सापेक्ष है, तो समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सही जवाब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर आपका जो है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट और उन सभी चीज़ों से संबंधित। बैरोमीटर आपका दाब मापी। कमानीदार तराजू, जिसे हम लोग स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा? B लगाइएगा। आगे चलते हैं। इसमें 60 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के संबंध में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, जब F इक्वल टू बात करते हैं कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। इसके बारे में आपने सुना होगा। G क्या है आपका? एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको जो है, इसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं आप। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। R क्या है इसमें? R है उन दो पिंडों के बीच में, उन दो वस्तुओं के जो आपके सेंटर है उनके बीच में दूरी। ठीक है। M1 M2 क्या है? उनके द्रव्यमान दिए हुए हैं। F क्या हो गया? दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जब हम इसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर C, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो लिखा हुआ है भाई। ये क्या मतलब है इसका? F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही तो लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था? इसमें केल्विन का नाम है, सेल्सियस का नाम लिखा हुआ है, गैलीलियो गैलीली का नाम लिखा हुआ है। जब हम अल्कोहल थर्मामीटर की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी की बात है। जर्मनी के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। क्या नाम था? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अल्कोहल थर्मामीटर उन्हीं के द्वारा खोजा गया। तो सही आंसर 61 का D होगा। वाहनों में साइड मिरर के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? कई बार आपने कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। तो इसमें जो यूज़ होता है वो है उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा? तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें, तरंग दैर्ध्य को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या होता है आपका? जब हम तरंग दैर्ध्य लैम्डा यानी ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड, और ये होता है आपका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो पहला आंसर है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यही सही जवाब होगा।
आगे चलते हैं। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? देखिए, इंसुलेटर की जब हम बात करें तो इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो उच्च विद्युत प्रतिरोधकता वाला गुण रखता है। अब जब विद्युत प्रतिरोधकता उच्च वाली बात हो गई तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। काम क्या है अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हम अपने डेली लाइफ की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए इसी इंसुलेटर को हम अपने यूज में लेकर के आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तभी तो विद्युत प्रतिरोधकता लिखा हुआ है, यानी कि विद्युत को प्रतिरोध करना, उसको रोकना। ठीक है, इंसुलेटर। निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सी है? पारा की बात करें, चांदी की बात करें, प्लैटिनम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आंसर होगा प्लैटिनम होगा। देखिए, इसको जब हम मेज़र करते हैं तो ये आपका ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में जो है वो मेज़र होता है, यानी इसकी डेंसिटी के हिसाब से ही हम इसे बताएंगे कि ये भारी है कि क्या है। जो ज़्यादा डेंस होगा वो ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, जैसे हम ठोस की बात करते हैं तो जो डेंसिटी प्लैटिनम का है वो लगभग 22 ग्राम के आसपास होता है, 22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वहीं चांदी का लगभग 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि पारा की बात करें तो 14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे चलते हैं। ऑक्सीकारक निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो सहायता करते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही लिखी है कि ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करता है। विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, एक बात ये लिखी है। तो विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करना एकदम माफी चाहेंगे, एकदम सही लिखा हुआ है यहाँ पर। विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करने को लेकर के जो है ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जब अलग हो जाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये चीज़ तो अलग है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ से आप डी लगा दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी के तत्वों में शामिल होगा? जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उपवर्ग उसमें 7th बी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 7th बी में क्या है? जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, स्टेटीन है, ये हैलोजन तत्वों की श्रेणी है, उसमें ये सारे हैलोजन तत्व देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे मतलब ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्रियाशील प्रकार के होते हैं, रंगीन होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ये सब इनके गुण हैं जो आप नोट कर सकते हो। तो इसमें सही जवाब आपका जो है वो क्या हो जाएगा? 67 का डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब हम परमाणु बम की बात करते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और जब हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शामिल होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन के परमाणुओं की बात करते हैं तो वो हीलियम के परमाणु में बदल रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा, समस्थानिक हाइड्रोजन के कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यानी कि 1H1, 1H2 और 1H3, ये हो गए आपके। ठीक है, 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के। तो ये जो 1H2 है, 1H2 प्लस 1H2 क्या बना लेता है? 2He4 बना लेता है। 4 हीलियम का आपका होता है, 2 जो है परमाणु क्रमांक आपका हीलियम का है, और इसका परमाणु भार 4 हो जाएगा, और कई सारे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? कार्बन, प्लैटिनम दिया हुआ है, सोना और ऑस्मियम। तो आपने अभी देखा प्लैटिनम हमने आंसर किया था किसी और उसमें जो है ना सबसे भारी धातु प्लैटिनम, लेकिन यहाँ पर प्लैटिनम के ही श्रेणी में जो है ऑस्मियम का नाम आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्मियम लगाइएगा। ये प्लैटिनम परिवार का ही एक सदस्य है। ठीक है, इसी में आपका पैलेडियम आपने सुना होगा, इरिडियम आपने सुना होगा, रोडियम सुना होगा, ये सब उसी में शामिल हैं। लैक्टिक एसिड इनमें से किन में पाया जाता है? तो इसको नोट करने की ज़रूरत है, जो आपका 70 नंबर में बोला है। देखिए, एक एक चीज़ों को हम बताते चल रहे हैं, आप नोट करिए। जैसे हमने बोला सिरका में आपका क्या देखने को मिलता है, तो एसिटिक एसिड सिरका में होता है। ठीक है, हमने चींटी के डंक को लेकर के बात की तो फॉर्मिक एसिड होता है। नींबू की बात करते हैं तो साइट्रिक एसिड मिलेगा। इमली, अंगूर को लेकर के बात करें टार्टरिक एसिड होगा। खट्टे फल की बात की जाए तो उसमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, आप जैसे आप टमाटर की बात करो तो उसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हैं, जैसे हम अगर डाल्टन की बात करते हैं तो परमाणुवाद का जनक इन्हें माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक मानते हैं हम ऐसे में। और यहाँ पर लेवोजियर की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। 72 में है निम्नलिखित में थे किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? मिट्टी आपका आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उसमें, जब हम ऑक्सीजन जल की बात करें H2O, 2H2 + O2H2O,
तो जहाँ जल है वहाँ ऑक्सीजन है, मिट्टी है वहाँ पर ऑक्सीजन है। बस कैरोसिन जिसे घासलेट, या जब हम बात करते हैं घासलेट बोल दो आप ऐसे में, या फिर जैसे मिट्टी का तेल कहते हैं, ये आप हटा दीजिए यहाँ से बस, ठीक है। कहते हैं कि इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो पांडिचेरी की बात की हुई है 73 में। एक चीज़ नोट करिएगा कि आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है वो प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पांडिचेरी से संबंधित 1992 में ये संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन। जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, ये पहला वाला आप यहाँ से लगा लीजिए। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनमें चेंज कर सकते हो, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि जो प्रियम्बल प्रस्तावना दिया हुआ है उसमें चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये केस कौन सा था, नोट करिएगा, ये केस था आपका 1973 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब का था, 1973 का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो जब हम पंचायती राज के बारे में बात करें आपका, देखिए 1959 में आपका 2 अक्टूबर 1959 का नाम आता है जब हम शुरुआत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची के बारे में बात की गई है, तो राज्य सूची में पंचायती राज आएगा। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीटों को लेकर के बात करें तो लोकसभा में प्रेजेंटेशन जो बिहार से है वो कितना है, 40 सीट का। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो कितने सीट का है, 16 सीट का। ये तो बात हो गई अलग से। अब आपसे चूंकि अनुसूचित जाति का पूछा है, तो जब हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो हाजीपुर, गोपालगंज, जमुई, समस्तीपुर, गया और सासाराम, ये लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने ये कहा कि ये सरकार का दायित्व होगा, इसीलिए नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है जिसको बाद में मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें मूल अधिकारों को 12 से लेकर के 35 तक में वर्णन है, और उन्हीं मूल अधिकारों में जो आर्टिकल नंबर 21A है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात करती है। जबकि DPSP में ये कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 45। DPSP कहाँ से कहाँ तक है आपका, अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के अनुच्छेद संख्या आपका 51 तक, भाग संख्या 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना को लेकर के प्रावधान है या उसके बारे में बात करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के बात करें, IAS प्रकार की सेवाओं के बारे में बात करें तो ये आपका 312 है, आर्टिकल नंबर 312। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो विधेयक जो है ये पारित हुआ था 1969 में, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में लंबित रह गया और इसके बाद कहीं ना कहीं ये विधेयक जो है वो समाप्त हो गया। आया कब था, 1968 में आया था। तो नोट करिएगा जो समय है इसका कब का है, 1968 का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है वो कब चुना गया। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई, दूसरी बैठक, जिसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आया, जो बिहार के सारण जिले से संबंधित हैं, ये भी नोट करिएगा। फिर बात हुई 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया। तो पहले क्या था, जब हम बात करते हैं ऐसे में संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, अब क्या है ये 300A में इसे हमने एक लीगल राइट करार दे दिया है। 300A कहिए या का कह लीजिए, तो ये एक आपका विधिक अधिकार लीगल राइट हो गया है। 44वें संविधान संशोधन से ये हटा दिया गया। कब से, 44th। आंसर बी होगा। राज्य प्रमुख के पदनाम को बदल करके राज्यपाल कब कर दिया गया। तो भाषाई संबंधी जब हम राज्यों के गठन को लेकर के बात करते हैं, शुरुआत तो वो 1956 का साल है और यही साल था जब राज्य प्रमुख का पदनाम बदल के राज्यपाल हुआ।
भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किस संबंध में होती है? संशोधन विधेयक लिखा हुआ है 368 वाला, वित्त विधेयक आपका, मनी बिल वाला जब हम बात करते हैं, साधारण विधेयक भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये जो भी संयुक्त बैठक वाली चीज़ होती है वो साधारण विधेयक को लेकर के होती है। सही जवाब आपका यहाँ से क्या होगा? और ये किस अनुच्छेद में है? तो 108 में है। कहाँ पे बात की गई है? 108 में। आगे कहते हैं केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बताता है। और जो सरकारी आयोग आया था तो 84 में 1983 लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप? 1983। ये 3 सदस्यीय आयोग था। 1983 लगाइएगा यहाँ से। सही जवाब सी हो जाएगा। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? संथाली, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी। तो देखिए, जब हम बात करें, आपका 92वां संविधान संशोधन था और 2003 से, तो उस समय बोडो की बात करें, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अभी अगर हम 8th शेड्यूल को लेकर के बात करें तो उसमें 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? यहाँ से संथाली लगाएंगे। नोट करिएगा क्योंकि ये भाषा बिहार की है ऐसे में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर की बात करें, भिलाई की बात करें, राउरकेला की बात करें, तीनों ही इस्पात संयंत्रों यानी स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो पीसी महालनोबिस का वो मॉडल था 1956 से 61, 1956 से, माफ़ी चाहेंगे, 1956 से 61, ठीक है। 1956 से लेकर के 61 तक का जो काल था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। वो पूरा का पूरा मॉडल जो है किसका था? पीसी महालनोबिस का, कि काम कैसे होना है, किस पर क्या कुछ लक्ष्य होगा, कैसे उसे हम प्राप्त करेंगे, और उसी के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। तो दूसरा लगाइएगा यहाँ से। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, तो आप जानते हो खेती करना कोई चाहता है नहीं ऐसे में, है ना, समझ रहे हो, तो घट रहा है, तुरंत लगा दीजिए यहाँ से। आगे चलते हैं। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अनुमानित आर्थिक विकास दर की अगर हम बात करें तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जब हम बात करते हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी का, तो उनके द्वारा जो है ये 6.5% बताया गया है ऐसे में, जो लक्ष्य है 6.5। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। आर के षणमुखम चेट्टी का नाम आएगा। किसका? आर के षणमुखम चेट्टी का नाम आएगा। डेट क्या थी? 26 नवंबर 1947। वही जब हम गणतंत्र भारत के पहले बजट को लेकर के बात करें तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा जो है वो पेश किया गया। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो अभी मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो बच्चों ने बोला सर बिहार में तो चीनी मिल है ही नहीं, चीनी गन्ना है ही नहीं ऐसे में। तो आपको पता होना चाहिए, उस समय मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था कि चीनी उद्योगों की शुरुआत डच वगैरह के टाइम पे उस समय पहले 1840 में हो गई थी, जहाँ बेतिया में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी बिहार में। इस समय अगर बात की जाए तो बिहार में 28 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 9 चीनी मिलें ही केवल संचालित हैं, बाकी सब जो है क्या हो चुकी हैं? बीमार हो चुकी हैं। तो जो 90 नंबर का है बिहार लगाइए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 91 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं रोहिला, तो रोहिला कहाँ पे है? ये कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे यहाँ पर 92 में कहते हैं कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र है? तो जब हम मलाज खंड, अनंतपुर है, मयूरभंज और बैलाडीला बहुत ही फेमस छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क खनन क्षेत्र। अनंतपुर की बात करें आंध्र प्रदेश में, और मयूरभंज उड़ीसा में। ये तीनों ही आपके आयरन ओर से संबंधित हैं। मलाज खंड मध्य प्रदेश में है, ये तांबा से संबंधित है, तो मलाज खंड को हटा दीजिएगा बस। कौन सी एक नदी पंचपद में शामिल नहीं है? पंचपद, पंजाब, 5 नदियों का समूह, सिंधु नदी तो उसमें है नहीं। आप जब बात करते हो तो सिंधु के सहायक नदियाँ रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता इनमें से क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। प्रति चक्रवात यानी कि चक्रवात के विपरीत होगा। तो कहते हैं चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र यानी कि हाई प्रेशर सेंटर में और निम्न दाब चारों ओर होता है, ध्यान रखिएगा, और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, यहाँ से लेकर के बाहर की ओर जाएं, तो उस एरिया में कौन सा क्षेत्र बनता है? प्रति चक्रवात वाला। इसमें क्या होता है? इसके रिजल्ट के फलस्वरूप हवाएं धीमी गति से चलती हैं, मौसम साफ रहता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ आसमान।
सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जैसे हम IIT रुड़की की बात करते हैं, IIT रुड़की में परम गंगा है। IIT गांधीनगर में कौन सा है, परम अनंत है। IIT गुवाहाटी में कौन सा है, परम कामरूप है। IIT खड़गपुर में कौन सा है, परम शक्ति है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, अगर हम पंबा सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका जो है कहाँ से रिलेट करेगा, केरल राज्य से। पंबा कहाँ पे, केरल। और गिरना कहाँ से, महाराष्ट्र से। कराकुम रेगिस्तान जो है वो कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान तो आप जानते हो सहारा रेगिस्तान है ना। सहारा रेगिस्तान जो लगभग 11 देशों की सीमा को टच करता है। और जब हम कराकुम रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में है। और इसका जो एरिया है वो 2,70,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ में नागालैंड है आपका, मणिपुर है आपका, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे लंबी सीमा रेखा म्यांमार के साथ में इसी की है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर लगाइएगा जो मैंने नाम बताया भी आपको भारतीय राज्य। नंदा देवी और नंगा पर्वत कैसे हिमालय के भाग हैं, तो हिमालय की अगर हम बात करें उसको जिस तरीके से डिवाइड किया गया है, आपने देखा क्या क्या चीज़ है, एक आपका बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ठीक है। यानी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसमें क्या है, जो हिमाद्री है वो बृहत हिमालय को ही बोलते हैं। किसको, बृहत हिमालय को, जो लगभग जिसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर के आसपास है। अब इसमें कंचनजंगा की बात करें, नंदा देवी की बात करें, हम नंगा पर्वत की बात करें, तो ये इसी हिमालय के भाग हैं। सही जवाब हिमाद्री है। 100 नंबर क्वेश्चन में है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ने वाली रेखा इनमें से पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट है, डंकन पास, या 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। किसके, लघु अंडमान और कार निकोबार। जबकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को, तो ये डंकन पास होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ से, सी। दोस्तों उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन एक एक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जो आपके सपने हैं वो इसी तरीके से साकार होंगे जब आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। महीना भर लगभग आपका पेपर बचा हुआ है बिहार का। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए दूसरे सेट में हम यहीं पर रुकेंगे। जैसा कि हम इसके पहले भी आपको बताए हैं कि जो आपके इसके रीजनिंग के क्वेश्चन 10 और 10 जो आपके मैथमेटिक्स के सवाल हैं उन्हें हम अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा सेट यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ भी अच्छा लगा हो तो अनुरोध है आप सभी से, हमारी ये आकांक्षा है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। एक और वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।